Hello students, today our topic is Python Pandas data frame, and in this lecture we are going to discuss some basic question answer related to Python Pandas data frame. In our previous lecture we already discussed some question answer and some basic concept related to Python Pandas data frame, and in this lecture our main focus is to discuss the question answer which are very important related to your final examination or your board examination. So let's start. तो स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. तो कोड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड टू क्रिएट डेटा फ्रेम्स विद सिमिलर वैल्यू, व्हाट विल बी द प्रिंटेड बाय द कोड गिवन बिलो, जस्टिफाई योर आंसर. तो अगर हम देखते हैं कोड को, तो इसमें फर्स्ट लाइन के अंदर तो पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है. सेकंड में एक डेटा फ्रेम है DF1, हमने लिखा है PD डॉट डेटा फ्रेम 1 2 3, देन DF2 PD डॉट डेटा फ्रेम. अब इसमें जो लिस्ट के एलिमेंट थे प्रीवियस में, तो एक प्रीवियस में जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया था उसमें एक लिस्ट पास की गई थी और लिस्ट के एलिमेंट थे 1 2 3. लिस्ट सेकंड में भी पास की गई, लेकिन ये एक नेस्टेड लिस्ट है जिसमें इनर लिस्ट सिर्फ एक ही इनर लिस्ट दे रखी है 1 2 3. ठीक है, तो टू डिफरेंट डेटा फ्रेम है जो लिस्ट के थ्रू क्रिएट किए गए हैं, लेकिन एक में डेटा फ्रेम में एक सिंगल लिस्ट पास की गई है, जबकि सेकंड में एक नेस्टेड लिस्ट पास की है जिसमें सिर्फ ओनली वन इनर लिस्ट है. फिर हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया DF1 को, और एक मैसेज प्रिंट कराया प्रिंट DF1, यानी हम बता रहे हैं कि फर्स्ट डेटा फ्रेम ये है, और फिर एक स्टेटमेंट दिया प्रिंट DF1. सेकंड में प्रिंट DF2 और फिर प्रिंट DF2. ठीक है, तो मैसेज के साथ प्रिंट कराया DF1 डेटा फ्रेम 1 को और डेटा फ्रेम 2 को. तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, ये देखिए. तो हुआ क्या इसके अंदर, DF1 के केस में जब हमने सिर्फ एक लिस्ट पास की है और हम उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, तो एक कॉलम का काम करेगा, उसे उसका एक कॉलम बनेगा और कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3, जो एक लिस्ट के एलिमेंट्स हैं. ये देखिए 0 1 2 3. लेकिन जब हम एक नेस्टेड लिस्ट पास करते हैं तो जितनी भी इनर लिस्ट होती हैं वो सभी रो बन जाती हैं. अब चूंकि इसके अंदर एक ही इनर लिस्ट है तो एक रो क्रिएट होगी, ऑब्वियसली 3 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं. तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी. ये देखिए, ये सेकंड DF2 है, तो 1 2 3. कॉलम की और इंडेक्स की मार्किंग पोजिशनल इंडेक्स के थ्रू की गई है, 0 1 2 3 के थ्रू की गई है. तो सेकंड में 3 कॉलम्स और 1 रो है, और फर्स्ट में 1 कॉलम और 3 रो है. तो ये ध्यान रखिएगा. तो इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जब हम एक लिस्ट पास करते हैं डेटा फ्रेम फंक्शन में, तो डेटा फ्रेम फंक्शन में लिस्ट पास करने से क्या होता है आपका कि डेटा फ्रेम फंक्शन में लिस्ट पास करने से होता ही है कि एक कॉलम क्रिएट होता है सिर्फ, और नेस्टेड लिस्ट पास होने से डिफरेंट जो लिस्ट होती है इनर लिस्ट होती हैं वो डिफरेंट रो का काम करती हैं, रो में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितने होते हैं वो सभी कॉलम्स में शो होते हैं. तो इसीलिए सेकंड डेटा फ्रेम में 3 कॉलम्स हैं, 1 रो है, और फर्स्ट में आपकी 3 रोज़ हैं और ओनली 1 कॉलम है. तो इसका आउटपुट है. अब इसको जस्टिफाई करने की अगर बात आएगी तो आपको सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा. फर्स्ट डेटा फ्रेम DF1 is created with 1D list, hence all its values are taken as new row for data frame DF1 and only 1 column is created. While data frame DF2 is created with a 2D list where inner list contain value 1 2 3. Since inner list forms a column value, the 3 columns are formed from the 3 values of inner list. There is just one inner list, hence 1 row. तो जैसे मैंने बताया था वही इसका आंसर है. तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको आउटपुट पूछा जा सकता है. जैसे आप जानते हैं कि टर्म 1 के एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन आएंगे, तो ये MCQ का ये मतलब नहीं है कि सिंपल एक क्वेश्चन होंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होंगे या फुल फॉर्म बेस्ड होंगे या सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, ऐसा नहीं है. इस तरह के कोड बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे आपके, और क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल क्वेश्चन रखे गए, सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट में कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन रखे गए जिसमें कंप्लीट कोड दे रखा हुआ, उसको एनालाइज करके आपको आउटपुट को देना होगा और आपको आंसर बताना होगा कि क्या आउटपुट आएगा. तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से तो पूछा जाएगा. ये तो नहीं कहा जाएगा आपसे जस्टिफाई और आंसर, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जाएगा कि आउटपुट क्या होगा. डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे होंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन पिक करना होगा. इसका आंसर ये है. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. गिवन ए डेटा फ्रेम मेनली डेटा एज शोन इन द फिगर बिलो, एंड fruits names are the row labels. Write code statement to find all rows with label apple, extract all columns, list only the columns, count and price using LOC, and list only rows with label apple and pear using LOC. तो इसमें LOC एट्रीब्यूट का यूज़ करने के लिए कहा गया है. एक डेटा फ्रेम दे रखा है ऑलरेडी, डेटा फ्रेम का नेम डेटा है और हमें उसके लिए कोड लिखना है, रो लेवल को मेंशन करना है.
तो फर्स्ट है फाइंड ऑल रोज विद लेवल एप्पल, तो एप्पल के रिगार्डिंग हमें सभी रोज को फाइंड आउट करना है। सेकंड में और सभी कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है। सेकंड में लिस्ट ओनली द कॉलम्स काउंट एंड प्राइस यूजिंग एलओसी। सेकंड में हमें कॉलम काउंट को कंसीडर करना है। एक मिनट, लिस्ट ओनली द कॉलम काउंट एंड प्राइस, हाँ काउंट एक कॉलम है, एक प्राइस एक कॉलम है। एलओसी के थ्रू इसको हमें फाइंड आउट करना है इसमें। और थर्ड में लिस्ट ओनली रोज विद लेवल्स एप्पल एंड पीयर यूजिंग एलओसी, तो एलओसी के थ्रू लेवल रो लेवल एप्पल और पीयर का डेटा हमें फाइंड आउट करना है। तो एलओसी एक एट्रीब्यूट है जो रिप्रेजेंट करता है लोकेशन को, तो पहले ये समझ लीजिए। और इस क्वेश्चन को करने से पहले एलओसी एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पांडाज डेटा फ्रेम डॉट एलओसी एट्रीब्यूट एक्सेस अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स बाय लेबल्स और बूलियन एरे इन द गिवन डेटा फ्रेम। तो एलओसी एट्रीब्यूट के थ्रू हम ग्रुप ऑफ रोज या कॉलम्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंटैक्स इसका डेटा फ्रेम डॉट एलओसी, पैरामीटर है इसका नन, ठीक है। रिटर्न करेगा ये एक स्केलर या एक सीरीज़ या एक डेटा फ्रेम, तो ये रिटर्न करता है आपका। तो इसके अंदर कोई पैरामीटर यूज़ नहीं करते, हम सिंपल लिखते हैं डेटा फ्रेम डॉट एलओसी। तो ये एक स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है, एक सीरीज़ रिटर्न करता है या एक डेटा फ्रेम रिटर्न करता है। कैसे रिटर्न करेगा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, यूज़ डेटा फ्रेम डॉट एलओसी एट्रीब्यूट टू एक्सेस ए पर्टिकुलर सेल इन द गिवन डेटा फ्रेम यूजिंग द इंडेक्स एंड कॉलम लेवल। इसमें हम क्या काम करेंगे कि इसके अंदर हमने पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद फिर हमने इसके अंदर एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमने एक डिक्शनरी पास की, और डिक्शनरी की कीज़ हैं वेट, नेम और एज। वैल्यूज़ लिस्ट की फॉर्म में पास कर रखी हैं, तो वैल्यूज़ हैं 45, 88, 56, 50, 15 एंड 71, ये होगी वेट ही वैल्यू। तो ऑब्वियसली वेट नाम का एक कॉलम बन जाएगा, उसकी वैल्यूज़ होंगी 45, 88, 56, 15 एंड 71। नेम हो जाएगा सैम, एंड्रिया, एलेक्स, रॉबिन और किया। और एज हो जाएगा 14, 25, 55, 8 एंड 21। अब हमको इंडेक्स भी क्रिएट कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि इंडेक्स भी हो, तो हमने एक इंडेक्स अंडरस्कोर एक वेरिएबल लिया और इंडेक्स की वैल्यू दे दी रो अंडरस्कोर 1, रो अंडरस्कोर 2, रो अंडरस्कोर 3, रो अंडरस्कोर 4, रो अंडरस्कोर 5, ये डिफरेंट इंडेक्स की वैल्यू दे दी। और हमें इंडेक्स सेट करना है, तो इंडेक्स सेट करने के लिए जो एट्रीब्यूट का नेम है वो है इंडेक्स। तो हम लिखेंगे df डॉट इंडेक्स और इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे हम यहाँ पर जो हमने वेरिएबल लिया इंडेक्स अंडरस्कोर। तो इंडेक्स अंडरस्कोर की जो वैल्यूज़ हैं तो वो डिफरेंट इंडेक्स की वैल्यू बन जाएगी, रो लेवल इंडेक्स की वैल्यू बन जाएंगी। और उसके बाद हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट df। तो इस यहाँ तक तो हमने सिर्फ इतना किया है कि हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, डेटा फ्रेम के कॉलम नेम मेंशन किए हैं और इंडेक्स लेवल, रो लेवल मेंशन किए हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा यहाँ पर। ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम का नेम डेटा है, उसमें 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं, एक हो जाएगा नेम, एक हो जाएगा एज, हो जाएगा वेट, और रो हैं रो अंडरस्कोर 1, रो अंडरस्कोर 2, रो अंडरस्कोर 3, रो अंडरस्कोर 4 और रो अंडरस्कोर 5। ये डिफरेंट इसमें रोज़ हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ शो होंगी ऑब्वियसली। इस तरीके से डेटा का रिप्रेजेंटेशन होगा। एक बात और थी कि डिक्शनरी से जब कभी भी हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है फाइनल आउटपुट में कि ऑर्डर वही हो की का जो आपने डिक्शनरी का ऑर्डर है। जैसे डिक्शनरी में पहले नेम आ रहा था तो यहाँ पर पहले एज आ रहा है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी जो डेटा फ्रेम है वो डिक्शनरी है, वो अनऑर्डर डेटा टाइप है, उसमें कोई फिक्स ऑर्डर नहीं। तो डिक्शनरी से जब हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो ऑर्डर सेम नहीं मिलता मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये बात याद रखिएगा। अभी यहाँ पर हमने सिर्फ एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, अब ये डेटा फ्रेम है। अब हम एक्सेस करेंगे इसके एलिमेंट्स को एलओसी के थ्रू, तो वो आपको समझना है। देखिए, नाउ वी विल यूज डेटा फ्रेम डॉट एलओसी एट्रीब्यूट टू रिटर्न द वैल्यू प्रेजेंट इन द नेम कॉलम्स करस्पॉन्डिंग टू द रो टू लेवल। अगर मैं ये चाहता हूँ उसके अंदर एलओसी के थ्रू, ठीक है, कि मैं एलओसी में रो 2 का डेटा, रो 2 रो नंबर है, रो का नेम है रो अंडरस्कोर 2 और कॉलम है नेम, सिर्फ इसका डेटा मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा df डॉट एलओसी। एलओसी की फुल फॉर्म होती है लोकेशन। तो लोकेशन में जब हम फाइंड आउट करते हैं, एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी को भी, तो हमें वहाँ पर पहले रो मेंशन करनी होती है स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर कॉलम मेंशन करना होता है। रो और कॉलम को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब चूँकि मुझे सिर्फ एक ही रो चाहिए तो मैं रो की जो आपकी वैल्यू है, जो रो का नेम है रो अंडरस्कोर 2, वो मेंशन करूँगा। कॉमा लगा के उस कॉलम को मेंशन करूँगा जिस कॉलम में मुझे वैल्यू चाहिए,
अगर मैं मेंशन नहीं करता तो सभी कॉलम्स की वैल्यू आ जाएगी रो अंडरस्कोर 2 में, यानी कंप्लीट रो डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर दिया है कॉमन नेम, तो जो नेम होगा, नेम का कॉलम होगा और तो उस सिर्फ उसी का डेटा शो होगा। तो इसका मतलब ये है कि रो अंडरस्कोर 2 ये इस रो का और कॉलम नेम का जो डेटा होगा सिर्फ वही शो होगा। तो ज़रा एक बार देख लेते हैं। रो अंडरस्कोर 2 में देखिए क्या वैल्यूज़ आ रही है, 25 एंड्रिया और 88, और नेम कॉलम में वैल्यू आ रही है सैम, एंड्रिया, एलेक्स, रोबिन और किया। तो रो अंडरस्कोर 2 और नेम में क्या कॉमन है, सिर्फ एक नेम एंड्रिया, क्योंकि यहीं ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यही कॉमन है। तो इसीलिए सिर्फ एंड्रिया प्रिंट होगा, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि रो अंडरस्कोर 2 भी कम्प्लीटली प्रिंट नहीं होगी और नेम कॉलम भी कम्प्लीटली प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने जो मेंशन किया है एलओसी के साथ, हमने रो अंडरस्कोर 2 कॉमन नेम दिया है, यानी एक रो और एक कॉलम, और जो यहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं, जो एरिया आएगा, जो एक सेल बनेगा एक तरीके से, उस सेल का जो डेटा होगा सिर्फ वही शो होगा और वो होगा यहाँ पर एंड्रिया। तो एंड्रिया विल बी द आंसर, तो एंड्रिया आंसर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी कैन सी इन द आउटपुट द डेटा फ्रेम डॉट एलओसी एट्रीब्यूट हैज सक्सेसफुली रिटर्न द वैल्यू प्रेजेंट एट द डिजायर्ड लोकेशन इन द गिवन डेटा फ्रेम। तो इसमें एंड्रिया आंसर आएगा आपका, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। यूज़ डेटा फ्रेम डॉट एलओसी एट्रीब्यूट टू रिटर्न 2 ऑफ द कॉलम्स ऑफ द गिवन डेटा फ्रेम। अब हमको क्या चाहिए कि हमको एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। इस बार हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है अगेन एक डिक्शनरी की हेल्प से। इसमें डिक्शनरी की कीज़ हैं ABCD, डिक्शनरी की वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ लिस्ट की फॉर्म में दी हैं हमने, ठीक है, और इंडेक्स दिया है हमने रो अंडरस्कोर 1, रो अंडरस्कोर 2, रो अंडरस्कोर 3, रो अंडरस्कोर 4, रो अंडरस्कोर 5, और फिर हमने इंडेक्स को सेट किया, हमने लिखा DF डॉट इंडेक्स, इंडेक्स अंडरस्कोर। तो इंडेक्स की वैल्यू दे दी है, तो वो इंडेक्स का काम करेंगे आपकी सभी वैल्यूज़ जो लिस्ट की फॉर्म में पास की हैं, और हमने फिर डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया है। अब यहाँ पर हमारा नन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जहाँ वैल्यू हमने नन लिखा है, नन कीवर्ड लिखा है लिस्ट के अंदर, वहाँ आंसर NaN, वहाँ डेटा फ्रेम में वैल्यू NaN से शो होगी। NaN का मतलब है नॉट ए नंबर, वहाँ कोई नंबर फाइंड आउट नहीं हुआ। तो ये हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट होगा, जिस डेटा फ्रेम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं ABCD, 4 रोज़ हैं, रो अंडरस्कोर 5 रोज़ हैं, रो अंडरस्कोर 1, रो अंडरस्कोर 2, रो अंडरस्कोर 3, रो अंडरस्कोर 4, रो अंडरस्कोर 5। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इंडेक्स अंडरस्कोर एक वेरिएबल लिया था जिसमें डिफरेंट इंडेक्स की वैल्यू दी थी, और फिर हमने इंडेक्स एट्रीब्यूट की हेल्प से इंडेक्स क्रिएट किया था। यही देखिए सेकंड लास्ट लाइन को देखिए, DF डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स अंडरस्कोर। और जहाँ तक कॉलम नेम की बात है, तो कॉलम नेम तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमने जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया है वो डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट किया। तो डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट किया है तो डिक्शनरी आ जाएगी आपकी ABCD, ये डिक्शनरी के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अब बात यहाँ पर ये है कि ये ABCD किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलम पैरामीटर का यूज़ नहीं किया है, तो ऑर्डर अलग भी हो सकता है यहाँ का। दूसरी बात ये कि हमने डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स है कुछ नन से मेंशन किया है। नन का मतलब है कोई नंबर नहीं है वहाँ पर। तो जब ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होंगे तो वहाँ NaN शो करेगा। NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर। तो डेटा फ्रेम हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमको इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हमको LOC के थ्रू फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने लास्ट केस के अंदर देखा कि लास्ट केस में क्या था कि सिर्फ हमारे पास एक रो थी और एक कॉलम था। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा रो चाहिए और एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए, तो उस केस में हम लिस्ट की फॉर्म में रोज़ और कॉलम्स को लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, लिस्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए फर्स्ट की अगर हम जहाँ तक बात करें, तो फर्स्ट में कॉमा से पहले सिर्फ कॉलन लिखा हुआ है। इट मीन्स कॉलन से पहले कुछ नहीं है, कॉलन के बाद में कुछ नहीं है। इसका मतलब जितनी भी रो हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी। इट मीन्स स्टार्ट पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है और एंड पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट होती है। तो इट मीन्स ऑल रोज आर सेलेक्टेड इन दैट केस। देखिए जो कॉलन का साइन होता है उससे हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। कॉलन से पहले हम स्टार्ट वैल्यू देते हैं, कॉलन से बाद में हम एंड वैल्यू देते हैं। और चूँकि कॉमा से पहले कॉलन लिखा हुआ है, इसका मतलब बात यहाँ पर रो की हो रही है, और रो की ना तो स्टार्ट वैल्यू मेंशन है ना ही एंड वैल्यू मेंशन है। इट मीन्स कि कंप्लीट रो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी, सभी रो जितनी भी रो हैं सेलेक्ट हो जाएंगी। अब जहाँ तक बात कॉलम की करें, तो कॉमा लगाने के बाद कॉलम अगर हम देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक तो A आ रहा है और एक D आ रहा है। ये अलग अलग कॉलम है, एक A आ रहा है और एक D आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ कॉलम A और कॉलम D के रिगार्डिंग डेटा सेलेक्ट होगा, बाकी और किसी कॉलम के रिगार्डिंग डेटा सेलेक्ट नहीं होगा। अब आप आउटपुट देख सकते हैं, तो ऑल रोज आर सेलेक्टेड एंड ओनली 2 कॉलम्स आर हियर दैट आर A एंड D। तो ये डेटा इसका शो होगा, और बाकी जो NaN जैसे बीच में कहीं भी आ रहा है तो वो तो एज इट इज़ ही शो होगा, नॉट ए नंबर। ठीक है, तो डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो उसमें NaN है कहीं तो वो तो अपनी जगह जहाँ वो NaN है उसी तरीके से डेटा शो होगा आपका। तो इसमें हमने ये सीखा कि अगर हमें कुछ नंबर ऑफ़ कॉलम, सर्टेन नंबर ऑफ़ कॉलम्स ही अगर हम सेलेक्ट करने हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसे या लिस्ट की फॉर्म में अगर हम कहें
तो हम कॉलम्स का नेम मेंशन कर देते हैं। और अगर हमें रेंज सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है, तो फिर रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम कॉलन का साइन यूज़ करते हैं। कॉलन से पहले कुछ वैल्यू लेते हैं, कॉलन के बाद कुछ वैल्यू देते हैं। अगर कुछ वैल्यू नहीं देते, नंबर नहीं देते कोई भी, इट मीन्स कि स्टार्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है और एंड वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट होती है। तो कॉलन से पहले हम स्टार्ट वैल्यू देते हैं, कॉलन के बाद में हम एंड वैल्यू मेंशन करते हैं, जो इस केस में आपकी मेंशन नहीं कर रखी, तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर होंगी, तो इसमें सभी रो कंसीडर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आउटपुट आपका आएगा। तो LOC एट्रीब्यूट के थ्रू इस तरीके से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। Even though we can access the pandas data frame by the normal index, we have another 2 ways to access the data frame। हालांकि देखिए आप इंडेक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन LOC के और ILOC 2 एट्रीब्यूट और हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। LOC विच मीन्स दैट यू हैव टू स्पेसिफाई रो एंड कॉलम बेस्ड ऑन देयर रो एंड कॉलम लेवल। तो LOC में जब कभी हम LOC का यूज़ करेंगे ना, तो रो और कॉलम का लेवल का जो नेम होगा वो हमें यूज़ करना पड़ेगा LOC में। जबकि ILOC क्या होता है, इंटीजर बेस्ड लोकेशन, इंटीजर इंडेक्स बेस्ड लोकेशन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा ILOC में और LOC दोनों एक तरीके से काम करती हैं, लेकिन ILOC आपका इंटीजर पर वर्क करती है, जबकि LOC आपका रो और कॉलम लेवल पर वर्क करती है, जो हम अपनी तरफ से नेम मेंशन करते हैं, जैसे पिछले केस में था भी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जरा अपने बैक पे जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उस पर आते हैं, फिर आगे हम ILOC के बारे में देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, गिवन डेटा फ्रेम नेमली डेटा इज शोन इन द गिवन फिगर बिलो, फ्रूट नेम एज रो लेवल, राइट कोड स्टेटमेंट टू फाइंड ऑल रोज विद लेवल एप्पल एंड एक्सट्रैक्ट ऑल कॉलम्स। तो इसमें क्या काम करना है, हमें इसमें सभी कॉलम एक्सट्रैक्ट करने हैं, लेकिन फाइंड ऑल रोज विद लेवल एप्पल। तो एप्पल से रिलेटेड हमें सभी रोज चाहिए। एप्पल की तो ओनली 2 रोज हैं, फर्स्ट और सेकंड, देख पा रहे होंगे आप। फर्स्ट एप्पल में लिखा है रेड 3 120, सेकंड में लिखा हुआ है ग्रीन 9 110, ठीक है। तो ये 2 रोज सेलेक्ट हो जाएंगी। और कॉलम की जहाँ तक बात है, तो सभी कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है। 3 कॉलम्स है इसमें, एक कलर, एक काउंट, एक प्राइस, तो ये 3 के 3 कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सभी कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है और रो आपकी ओनली 2। तो इसके लिए हम जो कोड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DF नेम नहीं है डेटा फ्रेम का, डेटा फ्रेम का नेम डेटा है यहाँ पर। तो डेटा डॉट LOC, तो पहले रो की बात करेंगे। तो जब रो की बात करेंगे तो रो तो हमें सिर्फ एप्पल चाहिए, तो हम पैरेंथेसिस सिंगल कोट्स में उस रो का नेम लिख देंगे जो हमें चाहिए, वो है एप्पल, तो हम एप्पल लिख देंगे। कॉमा लगा के हम कॉलम को मेंशन करेंगे, लेकिन कॉलम तो हमें सभी चाहिए। तो फिर उस केस में हम क्या काम करेंगे, सिर्फ हम कॉलन का साइन लगा के छोड़ देंगे, ना तो स्टार्ट वैल्यू देंगे ना एंड वैल्यू देंगे। कॉलन से ना पहले कुछ लिखेंगे ना कॉलन के बाद लिखेंगे, क्योंकि इस केस में हमें सभी कॉलम्स चाहिए। तो सभी कॉलम्स के लिए हम स्टार्ट और एंड वैल्यू को मेंशन नहीं करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है स्टार्ट होती है, फर्स्ट वैल्यू होती है कॉलम की, और बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वैल्यू अगर होती है वो लास्ट होती है आपकी। अगर हम कॉलम को मेंशन नहीं करते, तो हमने कॉलम मेंशन नहीं किया है, ना तो हमने स्टार्ट कॉलम मेंशन किया है, ना हमने एंड कॉलम मेंशन किया है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि सभी कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। जहाँ तक रो की बात है, तो हमने सिर्फ एप्पल लिखा है, तो इट मीन सिर्फ एप्पल रो सेलेक्ट होगी, तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। सेकंड में कहा गया है लिस्ट ओनली द कॉलम्स काउंट एंड प्राइस यूजिंग LOC। अब आपको कॉलम काउंट और प्राइस देखना है, एक काउंट देखना है और एक प्राइस देखना है कॉलम, ठीक है। रो के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इट मीन्स ऑल रोज आर सेलेक्टेड। तो ऑल रोज के लिए तो फिर से हम वही लिखेंगे, हम कॉलन साइन लगा के सिर्फ छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि सभी रो सेलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ना तो हमने कोई कॉलम का, ना तो रेंज में हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है। कॉलम का मतलब होता है रेंज सेलेक्ट करना, और कॉलम से पहले वैल्यू देते हैं हम स्टार्ट की, और कॉलम के बाद देते हैं हम एंड की। तो हमने कोई वैल्यू सेलेक्ट ही नहीं की है इसमें, तो सभी आपका यहाँ पर सभी रोज सेलेक्ट हो जाएंगी। जहाँ तक कॉलम की बात है, तो कॉलम यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। कौन कौन से, एक है काउंट और एक है प्राइस। तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। लिस्ट की फॉर्म में पास कर देंगे 2 वैल्यू, एक कर दिया काउंट और एक प्राइस। तो होगा क्या कि काउंट और प्राइस कॉलम सेलेक्ट होंगे, और उन कॉलम से रिलेटेड सभी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा डेटा डॉट LOC स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन, फिर कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काउंट एंड प्राइस। थर्ड देखिए, थर्ड है लिस्ट ओनली रोज विद लेवल्स एप्पल एंड पीयर यूजिंग LOC। तो इसमें हमें एप्पल और पीयर रो चाहिए, पीयर की लेवल की रो चाहिए LOC के थ्रू। कॉलम का कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा था। तो इसको जब ये सेकंड का था, जस्ट इसका रिवर्स होगा। थर्ड में हम लिखेंगे डेटा डॉट LOC, ठीक है।
स्क्वायर ब्रैकेट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट की में हमने या लिस्ट की फॉर्म में हमने रो मेंशन कर दिया, रो हमें चाहिए एप्पल और पीयर, तो हमने एप्पल और पीयर मेंशन कर दिया। कॉमा लगा के आप कॉलन लिख सकते हैं तो भी आउटपुट आएगा, कॉमा लगा के आप कॉलन नहीं लिखेंगे तो भी आपका सेम आउटपुट आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने कॉलम मेंशन नहीं किया, इट मीन्स ऑल कॉलम्स आर सेलेक्टेड इन दैट केस, उसमें सभी कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। बेहतर होगा अगर आप कॉमा लगा के कॉलन का साइन लगा के छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, ये आप बता रहे हैं इंटेंशनली कि हाँ सभी कॉलम इसमें सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका काफ़ी, और एलओसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने एलओसी को पढ़ा और समझा, तो आज मैंने इसकी थ्योरी बताई आपकी एलओसी की। अब बात करते हैं ILOC की, ठीक है। तो ILOC इज इंटीजर बेस्ड इंडेक्स, सो यू हैव टू स्पेसिफाई रो एंड कॉलम्स बाय द इंटीजर वैल्यू। तो हम इसमें रो और कॉलम इंटीजर के बेस पर मेंशन करते हैं। LOC में जो हम देते हैं, नेम देते हैं, तो उसी के बेसिस पर हम मेंशन करते हैं और रिज़ल्ट निकालते हैं, रिज़ल्ट कैलकुलेट होता है। ILOC में इंटीजर के बेसिस पर आपका रिज़ल्ट कैलकुलेट होके आता है, ठीक है। जैसे अभी एक मान लीजिए एक है आपका डेटा फ्रेम कार्स, ठीक है, और उसमें एक रो है RU, ठीक है। तो आप लिखेंगे cards.loc RU, स्क्वायर ब्रैकेट में RU मेंशन करेंगे सिंगल कोट्स में। तो जो नेम आपने दिया है उसके बेसिस पर आप वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ILOC में क्या है, ILOC चूँकि इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग है तो उसमें आपको उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, और पोजीशन उसकी 4 है। हालांकि आपने RU नेम दिया है उसको, इसका मतलब ये नहीं कि जो इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग है उसका कोई सेंस नहीं रहेगा, उसका अपना अलग उसका मतलब हमेशा रहेगा, आप नेम दें या नेम ना दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब लोकेशन 4 पर RU है, इंडेक्स वैल्यू 4 पर अगर RU है तो ये दोनों सेम रिजल्ट को शो करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और उसी तरीके से मान लीजिए 4th इंडेक्स लोकेशन पर RU है और फर्स्ट पर AUS है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा cars.loc RU, AUS, ठीक है। और या फिर मैं ऐसे लिखूँ cars.ILOC 4, 1, तो दोनों का सेम मीनिंग निकल के आएगा, दोनों का एक ही मतलब निकल के आएगा, दोनों सेम आउटपुट जनरेट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि देखिए LOC एक एट्रीब्यूट है, ILOC भी एक एट्रीब्यूट है। LOC लोकेशन के बेसिस पर आपको वैल्यू आप रो और डेटा फ्रेम के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो, विड्रॉल आप फैच कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो उसके अंदर, तो ये LOC का काम है। ILOC में जब आप यूज़ करोगे तो इंटीजर बेस्ड लोकेशन का यूज़ करके आप डेटा को रिट्राइव करेंगे इसके थ्रू। दोनों से सेम रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ILOC में हमेशा इंटीजर वैल्यू यूज़ करते हैं, जबकि LOC में हम हमेशा जो यूज़ करते हैं वो हम रो और कॉलम के जो हमने नेम दिए हैं उसके बेसिस से हम डेटा को फैच करते हैं। तो ये लिखा हुआ LOC गेट्स रोज एंड कॉलम्स विद अ पर्टिकुलर लेवल फ्रॉम द इंडेक्स, क्लियरली मेंशन है, एंड ILOC गेट्स रोज एंड कॉलम्स एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द इंडेक्स। तो ILOC पोजीशन के बेसिस पर इंडेक्स वैल्यू को सर्च करता है और LOC आपका लेवल के बेसिस पर सर्च करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो इसको याद रखिएगा। कल हम ILOC एट्रीब्यूट के बारे में बताएंगे। ये LOC एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो अभी टॉपिक लिमिटेड टॉपिक ही हैं आपके सिलेबस में, उन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको समझना है और ये क्वेश्चंस करने हैं। जैसे आज मैंने एक क्वेश्चन भी बताया आपको LOC के बेसिस पर, तो कल के वीडियो में हम ILOC एट्रीब्यूट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। LOC और ILOC में सिमिलरिटी है, दोनों ही डेटा को फैच करने के लिए, डेटा फ्रेम में से रिट्रीव करने के लिए या पर्टिकुलर का एक सेक्शन देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन LOC जहाँ वर्क करता है लेवल्स पर, वहीं आपका ILOC वर्क करता है पोजीशन पर, इंडेक्स पोजीशन पर, या हम कह सकते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं जो हम प्रोवाइड की जाती है डेटा फ्रेम को, रो की या कॉलम्स की, उसके बेसिस पर हम ILOC का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In our next video we will discuss some question answer related to ILOC also, and as I told you that now your term 1 examination is totally contain questions related to special type such as the MCQ only। तो अभी MCQ टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, तो आपको उसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ लिखने को नहीं आएगा तो आपको कंप्लीट डेफिनेशन याद करनी है। तो उसमें जैसे मैंने आज के क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो उसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको डायरेक्ट आउटपुट दे रखा होगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा आउटपुट ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करके उसमें आउटपुट बताना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम ILOC को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।